व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। भाई पहले तो सब्सक्राइब करना मत भूला करो, बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं यार। और टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग है, दुबई आखिर इतना अमीर कैसे बना, हाउ डिड दुबई बिकम सो रिच। दुबई ने क्या प्लानिंग करी और क्या कुछ बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है इस वीडियो से। तो बहुत फैक्ट रिच वीडियो होने वाली है। और चैनल कौन सा है? गेट सेट फ्लाई फैक्ट भाई का। अमेजिंग वीडियोस होती है भाई के चैनल पे, जरूर चेकआउट करना। और बोलने का स्टाइल और जिस तरीके से कमेंट्री करता है ना भाई, स्वाद आएगा तुम्हें। पूरी वीडियो आखिर तक देखना, मजा आने वाला है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। और ये हमारे गेमिंग चैनल भी है भाई, रात को 10:15 पे हम लाइव स्ट्रीम भी करते हैं। रेडी? अभी बीजीएमआई खेल रहे, फ्री फायर भी शुरू करेंगे। 1 2 3। सन 1930 दुबई रेगिस्तान में बसा मछुआरों का एक छोटा सा गांव था, जहां न पीने का पानी था, न फसल की जमीन थी, न तेल के खदान थे, न आसमान चूमती इमारतें और न ही आधुनिक तकनीक। कुछ अगर था तो चारों ओर फैली हुई रेत, जिसकी बदौलत दुबई बस एक गरीब और लाचार शहर था। लेकिन आज 21वीं सदी में दुबई दुनिया का 6th लार्जेस्ट माइग्रेंट शहर है, दुनिया के सबसे पॉपुलर टूरिज्म डेस्टिनेशन में से एक है। और इतना ही नहीं, दुनिया भर में अपने स्काई स्क्रेपर्स के लिए भी ये शहर जाना जाता है और दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से आता है, जिसकी जीडीपी अगर आपको नहीं पता तो $421.142 बिलियन है। और तो और दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का इकलौता ऐसा शहर है जिसके ऑयल रिजर्व्स उसकी जीडीपी में अपने सिर्फ और सिर्फ 1% कंट्रीब्यूशन करते हैं। मतलब 1% को छोड़कर दुबई के जीडीपी का सारा रेवेन्यू ट्रेड, टूरिज्म और फाइनेंस से आता है। इससे हम सेफली कह सकते हैं कि दुबई सिर्फ अपने तेल की वजह से छाती नहीं पीता, बल्कि ये वाकई में एक डेवलप्ड सिटी है। लेकिन मछुआरों के गरीब गांव से दुनिया के रिचेस्ट सिटीज में दुबई का नाम आखिर कैसे शामिल हो पाया? तो फ्रेंड्स, मैं गौरव आज आपके मन में उठते इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर देने आया हूं। और आज आप जानने वाले हो दुबई का पूरा इतिहास और कैसे बदली इस शहर की किस्मत। इन आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड हाउ दुबई बिकेम सो रिच। पर्शियन गल्फ की इकोनॉमी में 95% कंट्रीब्यूशन करने वाले पर्ल इंडस्ट्री सन 1929 के ग्रेट डिप्रेशन की मार को झेल नहीं पा रही थी। और इसी मार ने दुबई को भी गरीबी और लाचारी के दलदल में ढकेलना शुरू कर दिया था। ऐसे में सन 1930 में दुबई के पड़ोसी अबू धाबी के पास गल्फ की दूसरी सिटीज की तरह ऑयल रिजर्व्स डिस्कवर हुए। लेकिन दुबई के लाख कोशिशों के बाद भी दुबई में कोई ऑयल रिजर्व नहीं मिल रहे थे, जिससे लोगों को दुबई में ऑयल रिजर्व मिलने की उम्मीद तक खत्म होती नजर आ रही थी। और साथ ही खत्म होने लगी मछुआरों के गांव दुबई के लोगों की अपनी गरीबी से निकलकर आगे बढ़ने की उम्मीद और हौसला। अभी तक दुबई अपने ऑयल रिजर्व ना मिलने के सदमे से निकला भी नहीं था कि बॉर्डर की मारामारी में दुबई और अबू धाबी में तनाव और टकराव बढ़ने लगे। और बढ़ते बढ़ते ये इतना बढ़ गया कि सन 1947 में इनके बीच एक जंग ही छिड़ गई, जिसे रोकने के लिए फिर ब्रिटिशर्स को, जो 1892 से ही दुबई के साथ बिजनेस डील करके दुबई के प्रोटेक्टोरेट यानी प्रोटेक्टर्स बने थे, उन्हें बीच में घुस के दोनों का समझौता कराना पड़ गया था। पर इस बीच बचाव के बाद भी ब्रिटिशर्स गरीबी में डूबी दुबई को गरीबी के दलदल में डूबने से नहीं बचा पाए। और दुबई के लोग भूखमरी और गरीबी के शिकार में डूबने लग रहे थे। कई लोग अपनी जानें बचाने के लिए दुबई छोड़कर गल्फ के दूसरे जगहों में बस गए। और इसी तरह धीरे धीरे गरीबी दुबई का दम घुटती जा रही थी, जिससे ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि अगर दुबई को बचाना है तो चीजों को बदलना होगा, दुबई को बदलना होगा। वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा होता है। तो बस इसी गरीबी के दलदल में डूबते हुए दुबई का सहारा दुबई के शेख रशीद बिन सईद अल मखतूम बन गए, जिन्होंने 1958 में दुबई की भागदौड़ अपने हाथों में ले ली थी। दुबई को बचाने के खातिर, दुबई को एक नया रूप देने के खातिर, एक नई पहचान देने का सपना सजाया। उनका सपना दुबई को एक ऐसा शहर बनाना जो ट्रेड और टूरिज्म की नींव पर खड़ा हो, जो इतना अमीर हो कि फिर कभी दुबई को और उसके लोगों को गरीबी की परछाई तक न छू पाए। ये एक लीडर की बहुत बड़ी बात होती है। सपने को हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने बड़े बड़े लोन्स उठाए और सब प्राइवेट कंपनियों को खड़ा करने में लगा दिए, जिसे देखकर कई लोगों ने शेख के इस फैसले पर सवाल उठाए। पर शेख की प्राइवेट कंपनियों ने दुबई की इलेक्ट्रिसिटी लाइंस, टेलीफोन सर्विसेज, कई सारे पोर्ट और 1960 में दुबई का सबसे पहला दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाकर सवाल उठाने वाले सभी लोगों के मुंह पर ताला लगा दिया। इसके साथ ही सन 1963 में शेख ने दुबई के छोटे छोटे क्रीक
को बड़े बड़े शिपमेंट्स के लिए बड़ा करवाया, जिससे दुबई के मरीन ट्रेड में दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़त होने लगी। और इस बढ़त के बीच सन 1966 में एक और एक खुशखबरी दुबई में आई, लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बुरी खबर भी थी। खुशखबरी ये थी, दुबई के सालों साल की मेहनत और इंतजार खत्म हुआ था और दुबई में ऑयल रिजर्व्स मिले थे। पर बुरी खबर ये थी कि ये रिजर्व्स बहुत ही लिमिटेड थे। मतलब दुबई अपने आगे बढ़ने के लिए ऑयल रिजर्व्स पर डिपेंडेंट नहीं रह सकता था, और इसीलिए शेख रशीद ने ऑयल रिजर्व से होने वाले प्रॉफिट्स को भी दुबई के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए और दुबई को ट्रेड एंड टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी बनाने में लगा दिए, जिससे आज ऑयल रिजर्व्स दुबई की जीडीपी में सिर्फ 1% ही कंट्रीब्यूट करता है। यानी आगे चलकर ये लिमिटेड रिसोर्स खत्म होने के बाद भी दुबई की जीडीपी में ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। How cool is that? इतनी इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बना दी। पर इतने सब के बाद भी कुछ तो था जिसकी वजह से शेख रशीद खुश नहीं थे, क्योंकि ट्रेड के लिए तो उन्होंने कदम उठा लिया था, पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और लोगों को दुबई तक खींच कर लाने के लिए अभी कुछ करना बाकी था। और इसी कमी को पूरा करने के लिए शेख ने दुनिया भर से सबसे बेस्ट आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स और एंटरप्रेन्योर्स को दुबई बुलाकर उन्हें स्काई स्क्रैपर्स और टूरिस्ट अट्रैक्शंस बनाने का काम दिया। लेकिन सन 1979 में 39 फ्लोर का दुबई वर्ल्ड ट्रेड खड़ा हो गया, और तब इंटरनेशनल मीडिया से लेकर दुबई तक सभी ने शेख रशीद के इस टावर को बहुत क्रिटिसाइज किया। वजह सिर्फ इतनी थी कि उस वक्त तक दुनिया के कई देशों में 100 फ्लोर्स तक की बिल्डिंगें खड़ी थी, जिसके आगे शेख के सपनों की ये पहली मंजिल बहुत ही छोटी और मामूली लग रही थी। पर इससे शेख को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो जानते थे कि एक दिन उनका विजन जरूर पूरा होगा। एक दिन दुनिया रेत में बसे इस दुबई को आसमान के बादलों को छूते हुए देखेगी, और आज कहीं ना कहीं ये सपना उनका पूरा होते हुए जरूर दिख रहा है। लेकिन अफसोस, इस सपने को साकार होते देखने से पहले ही उन्होंने दुबई को अपने बेटे के हाथों में सौंपकर वो चले गए। फिर आए शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम, वो नाम जिसने दुबई की रेत पर अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए अपने पिता के मौत के बाद उनके दुबई के विजन को एक नए जुनून के साथ पूरा करने की ठानी। उन्होंने इस चुनौती को एक्सेप्ट कर लिया, पर इस एक्सेप्टेंस के साथ ही शेख ने ये भी सोच लिया कि अब दुबई में जो कुछ भी होगा वो या तो सिर्फ और सिर्फ दुबई में ही होगा या दुनिया का इकलौता होगा। बस फिर क्या था, इस विजनरी रूलर ने सन 2000 में ही एमिरेट्स टावर खड़ा किया, जो इतना बड़ा था कि यूरोप की हर बिल्डिंग इसके आगे छोटी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उसी साल दुबई में दुनिया का इकलौता 7 स्टार बुर्ज अल अरब होटल की भी शुरुआत हुई, जो कि एक मैन मेड आइलैंड पर खड़ा था और जिसे देखने और जिसकी लग्जरी एंजॉय करने दुनिया भर के मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स दुबई आए। और फिर 2001 में $12 बिलियन लगाकर दुबई ने दुनिया को एक और एक मैन मेड आइलैंड पाम जुमेरा दिया, और दुनिया को यह दिखा दिया कि दुबई अब कामयाबी की दौड़ में नहीं रुकेगा। और 2002 में शेख ने अपनी कामयाबी के चलते जब फॉरेनर्स को दुबई में लैंड ओन करने की मंजूरी दी, तो दुनिया के मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स और एंटरप्रेन्योर्स दौड़े इस गल्फ सिटी में अपना भी एक घर बनाने, जिन्होंने दुबई में आकर अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट किया। और क्योंकि अब दुबई सबकी नजर में गरीब और लाचार देश नहीं था, बल्कि अब दुबई अमीर अमीर देशों को अमीरी की दौड़ में पीछे छोड़ने वाला बन चुका था। इसी दौड़ में सन 2004 में दुबई लैंड बनाया गया, जिसे देखने हर दिन 40,000 से भी ज्यादा लोग आने लगे। 2008 में दुबई मॉल बना, जहां हर साल 80 मिलियन लोगों का आना जाना हुआ। और ऐसे ही 2010 में बुर्ज खलीफा, द 5th पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन, भी दुबई में खड़ा हो गया। साथ ही 2013 में दुबई ने रेत में मिरेकल गार्डन्स बनाकर रेत में फूल उगा दिए, वो भी पूरे 45 मिलियन। और दुबई से मिले एक डेटा के मुताबिक सन 2016 में 15 मिलियन विजिटर्स ने दुबई में जाके $28 बिलियन उड़ाए थे। और अब आप खुद ही सोचो कि ये कंट्री कैसे टूरिस्ट अट्रैक्शन से पैसे नहीं बल्कि पैसों की गड्डियां छापने लगी। एक तरफ शेख के टूरिस्ट अट्रैक्शंस दुबई की शान और रेवेन्यू बढ़ा रहे थे, और दूसरी तरफ शेख ने अपने एक और एक सपने की नींव दुबई में सन 2004 में ही दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर DIFC बनाकर खड़ी कर दी थी, ताकि दुबई जो एक टैक्स फ्री इकोनॉमी वाला शहर था, वो न्यूयॉर्क और लंदन जैसे बड़े फाइनेंशियल सेंटर्स की तरह फाइनेंशियल सेंटर बन जाए। और यही हुआ। 100 हेक्टेयर जमीन में फैला हुआ ये इकोनॉमिक जोन फॉरेन एक्सचेंज के लिए दुनिया के जायंट्स और इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम्स का घर बन गया, जैसे सिटी बैंक, HDFC बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड। इसी के साथ दुबई को और ज्यादा डेवलप करने में दुबई के सबसे नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े और बिजिएस्ट पोर्ट जिबेल, जिसके बिजिएस्ट कार्गो पोर्ट होने के पीछे का कारण यही है कि दुबई का ये पोर्ट पर्शियन गल्फ के एंट्रेंस की तरह काम करता है। और यहाँ जिबेल अली फ्री जोन है, जिसे शॉर्ट
शॉर्ट में जेफ्जा कहा जाता है और जो 57 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। जेफ्जा में सिर्फ कई हजार कंपनियां ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर 1.5 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं, जो दुबई की पूरी जीडीपी में $80.2 बिलियन यानी 21% का कंट्रीब्यूशन है। जिसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज को इन्वेस्टमेंट के लिए टैक्स ब्रेक यानी कि छूट मिलती है, कस्टम ड्यूटी नहीं भरनी पड़ती और फॉरेन ओनरशिप रेस्ट्रिक्शंस भी मिलते हैं। और यही वजह है दुबई दुनिया का 3rd लार्जेस्ट री एक्सपोर्टर भी है। और इसी ग्रोथ डेवलपमेंट को देखकर दुनिया भर से अपने कंट्रीज को छोड़कर लोग यहाँ पर पैसे और ग्रोथ के लिए आते हैं। और इसकी वजह से दुबई दुनिया का 6th लार्जेस्ट माइग्रेंट सिटी है, जहाँ दुबई की 80 to 90% पॉपुलेशन दुनिया के 200 अलग अलग देशों से है, जिनमें से 65% पॉपुलेशन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपींस की है। अब अपनी इकोनॉमी को और बढ़ाने के लिए दुनिया से और टूरिस्ट को दुबई तक खींच कर लाने के लिए दुबई ने बड़े बड़े फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पर भी काम करना शुरू कर दिया है, जैसे कि दुबई अंडर वाटर हाई स्पीड ट्रेन, जो लोगों को दुबई से मुंबई सिर्फ 2 घंटों में पहुंचा देगी। और जरा सोचो, इस ट्रेन के बनने के बाद दुबई बस एक ट्रेन राइड दूर होगा मुंबई से। विश्वास नहीं हो रहा है, पर करना पड़ेगा, क्योंकि इस लिस्ट में दिए हैं ऐसे ही कई माइंड को शॉक कर देने वाले फ्यूचर प्लान्स जो दुबई में इस वक्त चालू है। जैसे कि हवा में उड़ने के सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन दुबई इसे सच करने के लिए अपने यहाँ पर पैसेंजर ड्रोन्स बना रहा है, जिसमें 100 किलोग्राम तक का एक इंसान आराम से बैठकर 150 किलोमीटर/आवर की स्पीड से हवा में उड़ते हुए एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल कर पाएगा। ये बिल्कुल किसी टैक्सी राइड की तरह होगा, जिसे वोलोकॉप्टर नाम की एक फर्म ने बनाया। यही नहीं, दुबई जिसने ऑलरेडी 40 माले की 3D प्रिंटेड बिल्डिंग खड़ी कर दी है, उसका प्लान है 2030 तक, यानी कि सिर्फ अगले 10 सालों में 25% बिल्डिंग्स दुबई में 3D प्रिंटेड होगी। इसके अलावा 2025 तक दुबई अपने यहाँ पे 25% ड्राइवरलेस कार्स, यानी कि ऐसी गाड़ियां जिनमें कोई ड्राइवर ना हो और वो ऑटोमेटिकली चल सके, ऐसा माहौल क्रिएट करने में जुटा हुआ है। और ऐसे ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक है दुबई का मॉल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे पहली टेम्परेचर कंट्रोल्ड सिटी, जो 48 मिलियन स्क्वायर फीट जितनी बड़ी होगी। और जब भी बाहर की 40 डिग्री की जलती हुई गर्मी लोगों को बेहाल कर रही होगी, इस मॉल ऑफ द वर्ल्ड में ठंडी शीतल फ्रेश हवा लोगों को गर्मी में भी ठंडी का एहसास देगी। और दुबई के एस्टिमेशन के हिसाब से इस सिटी को तैयार होते ही हर साल इस सिटी में 180 मिलियन विजिटर्स आने वाले हैं इसे देखने, जिससे टूरिज्म और ट्रेड दोनों को ही फायदा होगा। इसी के साथ दुबई 10x प्लान जोरों शोरों से चल रहा है, जिससे दुबई खुद को दुनिया की किसी भी कंट्री और शहर से 10 साल आगे की सोच और टेक्नोलॉजी वाला शहर बनाना चाहता है। और इसकी शुरुआत एक तरह से दुबई ने अपने पुलिस स्टेशन को फुल्ली ऑटोमेटिक पुलिस स्टेशन बनाकर कर भी दी है। मतलब वहां के पुलिस स्टेशन में आपको पुलिस नहीं, सिर्फ मशीन ही मिलेंगे, जो आपको केस फाइल करने से लेकर किसी भी केस की फाइल पाने तक हर चीज बस और इसी तरह दुबई एक ही बार में करप्शन, मैन पावर, अननेसेसरी फंडिंग को कम कर रहा है और साथ ही अपने फंड्स को अपने लिमिटेड मैन पावर और फोर्स को बेटर फैसिलिटीज और इवन सुपर कार्स देकर उसका सही इस्तेमाल कर रहा है। व्हाट एन आइडिया, राइट? सो फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो कैसे एक मछुआरों का छोटा सा गांव आज इतना एडवांस्ड सिटी बन चुका है, जिसने रेत के बीचों बीच जहां पे एक फूल तक नहीं उगता था, आज वहां पर दुनिया के मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स को लाकर खड़ा कर दिया है। और पता है, आज दुनिया के 52,000 मिलियनेयर्स, 2,430 मल्टी मिलियनेयर्स और 10 बिलियनेयर्स दुबई को अपना घर बताते हैं। और दुबई की ऐसी कहानी से तो ये बिल्कुल साफ है कि भले ही आपके पास पैसा ना हो, भले ही दुनिया का आप पर विश्वास ना हो, लेकिन अगर आपके पास एक विजन है और एक सपना है और उस सपने तक पहुंचने का हौसला है, तो आप कामयाब जरूर होगे। तो अपने लाइफ में भी इसी थियरी को ऐड करो और अपना विजन हमेशा क्लियर रखो। और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना दुबई की स्ट्रगल स्टोरी से आपने क्या सीखा। और फ्रेंड्स, अगर आपको जो बात बताई ना इस वीडियो के अंदर, मोटिवेशन आप दे सकते हो, प्लस आपने मुझे जैसे एक्सप्लेन कैसे करता है, एक्सप्लेन इस वीडियो ने आपको ये दिखाया, अगर आपका विजन, पैसा ना हो लेकिन विजन हो ना, तो आप उस विजन के साथ प्लानिंग कर करके आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। और वो देख ले क्या था, मछुआरों शहर जहां पर उम्मीद छोड़ दी थी, उम्मीद छोड़ दी थी कि अमीर बन पाएंगे, एक गांव, एक शहर बना और एक आज ऐसे मुकाम पर है कि जहां पर 1% हिस्सा बस तेल का उनका जीडीपी में यूज होता है, बाकी तो उनकी जीडीपी जो कलेक्शन है टूरिज्म से, ट्रेड से, फाइनेंस से, मैन मेड आइलैंड, मतलब जहां पे पानी नहीं था, इतने अट्रैक्शन, मैन मेड आइलैंड, हर एक चीज है वहां पर। और क्या बोलते हैं, बुर्ज खलीफा, मिरेकल गार्डन, जहां रेत के अंदर इतने सारे फूल उगा दिए। ये चीज देखो ना यार, ये मोटिवेशन होता है कि आपकी जब सोच होती है ना कि भाई साहब अलग करना है, उन्होंने ठानी थी कि दुनिया में अपना नाम करना है। तो वो नाम ऐसा करके, और कितने बड़े बड़े, कितने बिलियनियर लोग वहां पर रहते हैं आज के टाइम पे, कितने लोग इन्वेस्ट करते हैं वहां पर, कितने लोग, और प्लस
ये चीज है, जब आप बाहर की जो कंपनियां आती है उनको आप थोड़ा सा रिबेट देते हो ना टैक्स में हर एक चीज में, तो ये चीज, ये इंडिया को भी थोड़ा सा प्लान करना चाहिए। और क्योंकि मेरी टेस्ला थी ना, उसमें कह रहे हैं बहुत ज्यादा उनसे फॉरेन ड्यूटी कुछ ऐसा कुछ ले रहे हैं, तो अगर वो थोड़ा कम कर देना तो मैं बता रहा हूँ बहुत जल्दी इलेक्ट्रिक मार्केट अपनी ईवीज जो कहते हैं वो बहुत जल्दी सक्सेसफुल, नहीं तो 30-40 लाख की अगर टेस्ला यहाँ पर 80 लाख की बिकेगी तो कोई सेंस नहीं है इंडिया में बिकने की यार। जितने वही चीज कहते हैं, आईफोन हो चाहे ये चीज हो, बाहर जितने का है ना उतना इंडिया में मिलना चाहिए। थोड़ा बहुत टैक्स रख लो यार इन चीजों पर, ताकि क्योंकि देखो आप हैवी ड्यूटीज बहुत हैवी लगाते हैं, 80,000 वाला आईफोन अगर 1 लाख का यहाँ मिल रहा है, मान लो 70-80,000 का, तो लोग तो फिर भी लेंगे। लेकिन ये चीज देखो ना, इंडिया के लोगों का ही तो जेब ढीली हो रही है। दूसरा थोड़ा सा उसमें कुछ ऐसा करते हैं कि वो कंपनी यहाँ आके और अच्छे से जहाँ 10 लोग लेंगे ना वहाँ थोड़ा कम हो जाएगा तो 20 लेंगे। टेस्ला भी यहाँ पर अच्छे से काम कर पाए। मैं तो कह रहा हूँ टेस्ला की जो क्वालिटी है ना और जो विजन है टेस्ला के इलॉन मस्क का, वो विजन इंडिया का भी हो रहा है, महिंद्रा कंपनी का हो रहा है, टाटा का हो रहा है, सुजुकी का हो रहा है, तो ये बहुत जल्दी ग्रो करेंगे इंसान। लेकिन मिल बांट के अगर काम करेंगे तो और जल्दी होगा। और ये ईवी डेवलप करने के लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं टेस्ला अगर एंट्री मार देंगे तो और बाकी लोग भी बहुत जल्दी काम करेंगे, क्योंकि ये होता है ना एक पुश मिल जाता है। अरे वो मतलब कि ऐसे कॉम्पिटिटर लेंगे ना वो चीज। और दुबई ने प्रूव किया कि दुबई ने विजन लेके 2025 में तो 25% ड्राइवरलेस कार होगी, जो उनका पुलिस स्टेशन है, कितना गजब है। कोई वो नहीं लगा, दुबई रिलेटेड और किन वीडियोस पे आप रिएक्शन चाहते हो जरूर कमेंट करना, चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब, और वीडियोस आप बता सकते हो आप रिएक्शन चाहते हो। सीरियसली गाइस, ऐसे वीडियो से मोटिवेशन मिलता है, प्लस आप लोग सजेस्ट करा करो और वीडियोस ऐसी ही या कि वीडियो, और सब्सक्राइब करना मत भूलो, मोटिवेशन मिलता है क्रिएटर को यार, है ना। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।